सर्जरी नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई काटा पीटी नहीं, कोई टाका नहीं। इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। पता है क्या कि सर हर इंसान को हमारे देश में एक हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत ज़रूरी है। बेटर है कि आप सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। बहुत लोग अपने अपने अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स लेती हैं, फीमेल्स भी लेते हैं, तो क्या उसमें भी ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का हेल्प मिल सकता है? तो इंडिया में अगर किसी को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एज ए डॉक्टर बनना है तो क्या प्रोसेस रहती है? 3 दिन तक आँख नहीं खोल रहा है। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको मतलब अपनी तरफ से बोल रहा था कि आप चिंता मत करिए, हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, पर उनको समझाना बहुत मुश्किल था। शी वाज अलोन। जैसे बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या इंटरवेंशनल जो रेडियोलॉजी का अगर हम टेक्निक यूज़ करें तो वो हमारा कवर होगा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर? हाय डॉक्टर अर्पित सर, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। सर आप एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं और ये एक बहुत नया सब्जेक्ट है हमारे देश के अंदर। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए पहले कि ये होती क्या चीज़ें हैं। थैंक यू मानवेंद्र फॉर इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर अर्पित, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, पिछले 8 सालों से अपोलो मेडिक्स में कार्यरत हूँ। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ब्रांच काफ़ी पुरानी है, पर लोगों के मन में या लोगों के प्रति अवेयरनेस काफ़ी कम है, जागरूकता काफ़ी कम है इस सब्जेक्ट के लिए। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक मॉडर्न मेडिसिन है। इसमें हम बिना कोई चीरा लगाए, आप अगर किसी भी चीज़ को सोचे कि सर्जरी होना है मतलब चीरा लगना है, काटा पीटी होनी है, खून बहना है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ब्लड लॉस होगा और टाँके लगेंगे, काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद घर पे जब रहेंगे तो रिकवरी में काफ़ी टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें मन में आती है जब हम कोई सर्जरी की बात करते हैं। पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम ऐसी सर्जरी करते हैं जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई काटा पीटी नहीं होती, कोई सूचर नहीं लगता, कोई टाका नहीं लगता। एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम सर्जरी करते हुए भी बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करते हैं शरीर के हर अंग का। हार्ट को छोड़ के, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, बाकी शरीर के किसी भी अंग का हम बिना सर्जरी के एक एंडोवैस्कुलर तकनीक से, एंडोवैस्कुलर तकनीक मतलब एक छोटी सी सुई से, या तो हाथ की, हमारे शरीर में खून की नलियां होती हैं, उन नलियों के थ्रू हम जाते हैं, या तो हाथ की नली या पैरों की नली, उन नलियों के थ्रू एक छोटी सी सुई के माध्यम से, तार और कैथेटर्स के माध्यम से हम एक्सरे, हमारे पास एक मशीन होती है एक्सरे, जिसमें हम उनको देखते हुए तार और कैथेटर के माध्यम से शरीर के हर ऑर्गन की जो सप्लाई होती है उसके अंदर जाके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में 400 से ज़्यादा सर्जरीज होती हैं, 400 से ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, पर मेजर प्रोसीजर्स जो होंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बाकी फ़ायदे क्या क्या हुए कि इसमें कोई सर्जरी नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई काटा पीटी नहीं, कोई टाका नहीं। इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हमारी ऐसी बहुत सारी सर्जरीज है एंडोवैस्कुलर जो हम करते हैं, जिसमें हम मॉर्निंग में पेशेंट को एडमिट करके प्रोसीजर करके शाम तक डिस्चार्ज भी कर देते हैं, और फ़ायदा कि शाम से ही पेशेंट अपने रूटीन काम फिर से शुरू कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती है। अगर नाइट ड्यूटीज़ होती है तो हम मॉर्निंग में प्रोसीजर करके उससे बोलते हैं कि आप नाइट से अपनी ड्यूटीज़ वापस स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसमें हम बिना कोई सर्जरी किए ट्रीटमेंट करते हैं। सर जैसे आपने ये बताया, बट सुनने में मतलब ना मुझे बहुत ऑड लगा, ऐसे नॉर्मल जनता को भी लगेगा कि मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने हार्ट को हटा दिया, हम एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, किसी को किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं एज ए नॉर्मल जनता कि डॉक्टर कैसे करता होगा, पहले हमारी बॉडी में चीरा लगाता होगा, फिर हमारे उस बॉडी पार्ट में वो कुछ कुछ करके उसको सही करते होंगे, या कुछ भी जो भी चीज़ें होती हों, बट कैसे, क्या टेक्निक्स हैं, जैसे कि कोई कौन कौन सी चीज़ें इसमें सर पहले तो होती हैं, देयर विल बी सम लिमिट्स कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, पर क्या क्या चीज़ें इसमें सर होती हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं अब इस वाले माध्यम से? तो हम स्टार्ट करते हैं पैरों से लेके ऊपर तक। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले पैरों से। ठीक है सर। पैरों में क्या क्या बीमारी हो सकती है? खून की नलियों की पहली बीमारी हो सकती है कि पैरों में
नसों का गुच्छा बन जाए। बहुत सारे आप अगर देखेंगे 100 में से 30 पेशेंट में पैरों में नसें फूल जाती हैं, नसों का गुच्छा हो जाता है, जिनको कहा जाता है वेरिकोज वेन्स। काफ़ी प्रॉब्लम, मसल्स में भी लोगों को होता है। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अभी आज से 10 साल पहले उसका ट्रीटमेंट होता था कि उन नसों को बंद करने के लिए चीरा लगा के उन नसों को बांधा जाता था, पर अब हम पिछले 10 सालों से उसका बिना सर्जरी के अल्ट्रासाउंड की मदद से एक सुई के रास्ते से उस नस के अंदर जाके उन नसों को बंद कर देते हैं। कोई चीरा नहीं, कोई काटा पीटी नहीं। ये हुआ वेरिकोज वेन्स। ऐसे ही पैरों में दो और प्रॉब्लम हो सकती है। एक हो सकता है कि पैरों की नसें बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी सप्लाई करने वाली आर्टरी है वो बंद हो जाए किसी कारण से। बहुत सारे कारण होते हैं, पर किसी कारण से अगर वो आर्टरी बंद हो जाए तो पैर काला होने लगता है, पैर में गैंग्रीन होने लगता है, और ऐसे स्टेजेस में पैर को काटना पड़ता है, एम्पुटेशन कहते हैं उसको। हम उससे बचा सकते हैं बिना सर्जरी के। हम क्या करते हैं, वही नसों में सुई के माध्यम से, कैथेटर के माध्यम से जाते हैं, और जो पैर में जहाँ ब्लॉकेज है, जहाँ क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो गई है, उस क्लॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक बार क्लॉट को बाहर निकाल दिया तो पैर की सप्लाई वापस एस्टैब्लिश हो जाती है और हमको पैर को कटने से बचा सकते हैं। सिमिलरली वेन में भी अगर खून का थक्का जमता है पैरों में, एक आपने बहुत कॉमन कंडीशन सुनी होगी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। पैरों में अगर वेन्स में खून का थक्का जम जाए, उसको भी हम बिना सर्जरी के निकाल सकते हैं, पैरों को बचा सकते हैं। को बिना सर्जरी के पैरों को एम्पुटेशन से बचा सकते हैं, ताकि ज़िंदगी भर पेशेंट उस मॉर्बिडिटी में ना जिए। वो पैर कटने की वजह से जो उसकी प्रॉब्लम्स होगी लाइफ में ज़िंदगी भर, वो उससे बच जाए। ये हुई पैर की बात। अब हम आते हैं ऊपर। पैरों से ऊपर जाते हुए तो हम पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं में अगर सोचें तो यूट्रस, और मेल्स में अगर सोचें तो प्रोस्टेट। ये दो अंग होते हैं। यूट्रस में एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स मतलब रसौली। इसमें क्या होता है, ये रसौली की वजह से जो फीमेल पेशेंट्स होती है, यंग पेशेंट्स जो होती हैं, उनमें लगातार ब्लीडिंग होती है। तो अगर फीमेल्स में हम बात करें तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स काफ़ी कॉमन कंडीशन है। 100 में से 20-30 महिलाओं में यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होता है। उसको आम भाषा में रसौली भी कहा जाता है। होता क्या है कि ये फाइब्रॉइड्स जो होते हैं, इस वजह से पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होती है, काफ़ी पेन होता है, साइकिल्स में ब्लीडिंग बहुत बढ़ जाती है। और अभी तक ये ट्रीटमेंट हुआ करता था कि गायनिकोलॉजिस्ट या तो सर्जरी करके उसको निकालती थी, या यूट्रस को ही निकालना पड़ता था, जिस वजह से पेशेंट का यूट्रस रिमूवल हो जाता था, जिस वजह से बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते थे और काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब हमको उसका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के कैसे कर सकते हैं? हम वही नलियों के रास्ते से जाके, जो उसको फाइब्रॉइड्स को सप्लाई करने वाली खून की नलियां हैं, उसमें कैथेटर्स ले जाके उन नलियों को बंद कर देते हैं। अगर आप सोचें कि किसी को अगर हम 10 दिन तक खाना नहीं देंगे तो वो भूखा रहते हुए धीरे धीरे उसका वेट कम होते हुए सिकुड़ जाएगा। इसी तरह जैसे हम फाइब्रॉइड्स की सप्लाई को हम कैथेटर्स के द्वारा बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो फाइब्रॉइड सिकुड़ के सूख जाता है, जिस वजह से ब्लीडिंग, पेन, वो सब खत्म हो जाता है और बिना सर्जरी के इलाज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, जी। प्रोस्टेट में बहुत कॉमन कंडीशन है। जैसे जैसे एज के साथ अगर आप देखेंगे कि जो 50 के बाद के एज ग्रुप होता है, 50, 60, 70, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है पेशाब की। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, जिस वजह से पेशेंट को पेशाब बार बार आता है, या फिर पेशाब रुक रुक के आता है, या वो बार बार पेशाब करने जाता है, या फिर रात को पेशाब बार बार उठना पड़ता है पेशाब जाने के लिए। ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट एनलार्ज्ड के, मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के। उसी सिमिलर तरीके से हम उसकी सप्लाई को जब बंद करेंगे तो प्रोस्टेट छोटा हो जाता है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स सारे खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर किडनी की, जैसे आपने मुझे पूछा था कि किडनी में हम कैसे करते हैं, किडनी में होता है सिकुड़न। नसों में अगर सिकुड़न हो जाए, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो जब नसों में सिकुड़न हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाना, या आर्टरी बंद हो जाना। उसमें हम अंदर जाके स्टेंट डाल के उस आर्टरी को खोल देते हैं, ताकि वो सप्लाई, किडनी की सप्लाई वापस बन जाए। एक कंडीशन होती है जिसमें फॉर एग्जांपल किडनी में पत्थर हो, पथरी, जैसे रीनल स्टोन, बहुत कॉमन कंडीशन होती है। उसमें यूरोलॉजिस्ट उस स्टोन को निकाल लेते हैं, पर कभी कभी ये होता है कि जब वो स्टोन को निकालते हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं, वो ब्लीडिंग को बंद करने के लिए कैथेटर्स के थ्रू जाके कॉइल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं, जो आधुनिक तरीके से हम उस नसों को बंद कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। पैरों की हमने बात कर ली, प्रोस्टेट की बात कर ली, यूट्रस की बात कर ली, किडनी की बात कर ली। इसी तरह लीवर में बहुत सारी कंडीशंस होती है। जैसे कोई पेशेंट होता है जिसको सिरोसिस होता है, लीवर खराब हो जाता है लीवर से, जो आपको पता होगा कि बहुत सारे पेशेंट लीवर ट्रांसप्लांट करवाते ही इसलिए हैं क्योंकि लीवर सिरोसिस हो जाता है।
अब हर पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर होना चाहिए। डोनर मिलता नहीं है, बहुत लंबी लाइन लगी है वेटिंग लिस्ट की, जिसमें पेशेंट को लीवर नहीं मिल पाता। अब ऐसे कंडीशन में क्या करें, क्योंकि पेशेंट को लीवर सिरोसिस है, पेशेंट के पेट में लीवर सिरोसिस की वजह से पानी बन रहा है, मुंह से ब्लीडिंग होती है, पेशेंट की हालत ख़राब रहती है। ऐसे केसेस में एक ऑप्शन होता है टिप्स, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट, जो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो लीवर सिरोसिस होता है, उसमें लीवर का प्रेशर, जो उसकी सप्लाई करने वाली वेन है, पोर्टल वेन, उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। उस वजह से ये पानी बनता है, ब्लीडिंग होती है। तो हमको किसी भी तरीके से उस प्रेशर को कम करना पड़ता है। तो हम उसको कैसे करते हैं? सिमिलर तरीका, हम खून की नलियों के रास्ते उस लीवर को जाती हुई नस जो है, उसका प्रेशर डाइवर्ट कर देते हैं हार्ट की तरफ, ताकि जो प्रेशर कम हो जाएगा तो लीवर से रिलेटेड जो कंडीशन है, पानी बनना, ब्लीडिंग होना, वो सब खत्म हो जाता है। उसको कहा जाता है टिप्स। ऐसे शरीर में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रहा है तो अब शरीर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, चीरा करके खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम नसों के द्वारा जाके उन नसों को बंद कर देते हैं जो ब्लीडिंग का कारण होता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ, दिमाग और गला। हम आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेशेंट आजकल, यंग पेशेंट भी स्ट्रोक होता है उनको। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे में एक चीज़ मैं बताऊंगा कि स्ट्रोक अब काफ़ी कॉमन कंडीशन है। स्ट्रोक मतलब गले की या ब्रेन की जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाना। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में जो ब्रेन की सप्लाई होती है उसमें बंद हो जाती है, या तो कोई क्लॉट बन जाता है जिस वजह से सप्लाई बंद हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का या तो हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं आम भाषा में लकवा या पैरालिसिस, या फिर बोलना बंद हो जाता है, या फिर जो चेहरा होता है वो एक तरफ डिविएट हो जाता है, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट, अगर हम कोई ट्रीटमेंट ना करें तो पेशेंट ज़िंदगी भर उसी मॉर्बिडिटी के साथ जीता है। तो हम क्या करते हैं, अब कोई चीरा फाड़ी की ज़रूरत नहीं है, हम नसों के रास्ते जाके उस क्लॉट को सक करके, एस्पिरेट करके ले आते हैं, ताकि ब्रेन की सप्लाई वापस इस्टेब्लिश हो जाए और पेशेंट वापस बेटर होने लगे। अब पूछोगे कि सर ये इसका विंडो पीरियड क्या होता है, क्या पेशेंट को 10 दिन पहले स्ट्रोक हुआ है, वो आ जाएगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं, इसका एक विंडो पीरियड होता है 6 घंटे का। अगर 6 घंटे के अंदर पेशेंट आ जाता है हमारे अस्पताल में स्ट्रोक के साथ, तो अगर उस अंतराल में अगर आ गया और हमने उस क्लॉट को निकाल लिया तो पेशेंट ठीक हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें अगर सप्लाई जाना बंद होती है तो वो मर जाते हैं, उनका इरिवर्सिबल डैमेज होता है, वो वापस ज़िंदा नहीं हो पाते। अगर हम बात करें लीवर की, लीवर ट्रांसप्लांट क्यों होता है? क्यों एक पार्ट हम, जैसे डोनर जो होता है एक लीवर का पार्ट दे सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लीवर वापस रीजनरेट कर सकता है, पर ब्रेन में ऐसा नहीं है। ब्रेन में एक बार सेल मर गया, मर गया। सो दैट्स वाई देर इज़ अ विंडो पीरियड ऑफ 6 आवर्स। 6 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आ जाता है इन सिम्टम्स के साथ, और अगर हमने उसका क्लॉट निकाल लिया तो पेशेंट वापस से बेटर हो जाता है। ज़िंदगी भर वो किसी के भरोसे नहीं जीता, वो चलना फिरना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, तो उस मॉर्बिडिटी पे नहीं जीता जो वो ज़िंदगी भर फेस करता है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप बात करें यूएस, यूके में, तो अराउंड 50 to 60% ऑफ द टोटल प्रोसीजर्स जो अब शरीर के होते हैं वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। क्यों? कोई कट नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, जल्दी रिकवरी होगा पेशेंट का, और पेशेंट वापस से अपना रूटीन काम शुरू कर पाएगा और सक्सेसफुली कर पाएगा। सर एक चीज़ मुझे आप बताइए कि अभी हम हेड, मतलब टॉपिक से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, अभी आपने हेड इंजरी का जिक्र किया, तो मुझे एक चीज़ अभी रियलाइज़ हुई, मैं रिसेंट टाइम एक मेरे फ्रेंड के साथ ऐसी घटना घटी कि हेड इंजरी जब होती है तो ये इतनी खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि और इंजरी जब एक्सीडेंट होता है ना तो रिकवर कर जाता है आदमी, लेकिन हेड इंजरी जब होती है तो मैं देखता हूँ कि बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है। क्लॉटिंग, एक जो आपने शब्द यूज़ किया, फिर देर आर लाइक कि बंदा बोल नहीं पाता है या ये होता है। तो एक्चुअल में मतलब सर थोड़ा हेड इंजरी के बारे में बताइए कि क्यों ये इतनी ज़्यादा रिस्की होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए। एक्चुअली हेड इंजरी में कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि ब्रेन को डैमेज होना। ऐसा नहीं है कि हर हेड इंजरी में ब्रेन डैमेज होता है। कभी कभी अगर ट्रिवियल इंजरी, बहुत हल्की सी इंजरी, तो हमारा बोन जो ब्रेन को बचा के रखता है, जो क्रेनियम होता है वो ब्रेन को बचा लेता है। सिर्फ क्रेनियल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ब्रेन बच जाता है। पर अगर वो इंजरी काफ़ी सीवियर अगर होती है तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में डैमेज हो सकता है।
वहीं मैंने बताया कि ब्रेन में जो अगर डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको जगह नहीं है कहीं पे भी, वो क्रेनियम से बोन से सराउंडेड है, तो उसको जगह नहीं है कहीं भी एक्सपांड करने की। इस वजह से जब ब्रेन में इंजरी होती है या ब्लीडिंग होती है तो ब्रेन, कभी कभी ऐसा होता है ब्रेन एक जगह शिफ्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इस जगह ब्लीडिंग हुई, ऑपोजिट साइड पे ब्रेन शिफ्ट हुआ, तो उससे ब्रेन में डैमेज शुरू होता है, मास इफेक्ट शुरू होता है। इस वजह से ब्रेन इंजरी में डैमेज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन टू ट्रीट। तो ब्रेन इंजरी मेन कारण कि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं। सर सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस इस पर्टिकुलर वर्टिकल में आपके पास कौन से आ रहे हैं? मेरे पास बहुत कॉमन केसेस पैरों की कंडीशन जैसे वेरिकोज वेंस, एक कंडीशन मैं बताना भूल गया, वेरिकोसील। जो आर्मी के स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनका मेडिकल चेकअप होता है एंट्री से पहले, और बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं दो कारणों से। एक होता है वेरिकोज वेंस, एक होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील मतलब जो अंडकोश या स्क्रोटम होता है उसमें नसें फूल जाती हैं, और वेरिकोज वेंस मतलब पैरों की नसें फूल जाती हैं। ये जो दो ऐसी कंडीशन है जिस वजह से बहुत सारे आर्मी के जो आर्मी में अंदर जाना चाहते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं मेडिकल टेस्ट में। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अब हम उनका इलाज बिना सर्जरी के करते हैं। एक छोटी सी सुई से वेरिकोज वेंस को ट्रीट करते हैं लेज़र द्वारा, वेरिकोसील को हम निडल और कैथेटर्स के द्वारा वो वेन जो खराब होती है उसको बंद कर देते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट को अगले दिन खुद भी नहीं पता चलता कि कहाँ से सर्जरी हुआ है और क्या हुआ है, तो मेडिकल जो टेस्ट करते हैं उनको भी नहीं पता चलता। वेन्स ठीक हो जाती हैं, वेरिकोसील ठीक हो जाता है और वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं। दे कंटिन्यू ऑन डूइंग देयर वर्क, आर्मी में वो ज्वाइन कर लेते हैं। मेजर पेशेंट्स वेरिकोज वेन्स वेरिकोसील के आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए, जो मैंने बताया यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, आजकल पेशेंट में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुका है, वो ऑनलाइन सब कुछ स्टडी करके ही आते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस में रसौली होती है उनको सप्लाई बंद करने के लिए हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो करते हैं उसके लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं। प्रोस्टेट के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। कारण ये है कि अब कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता है। अगर आप किसी से भी, फॉर एग्जांपल आप एक कॉमन मैन से बोलेंगे कि आपकी सर्जरी होनी है, वो 10 बार सोचेगा कि क्या मैं सर्जरी कराऊं, क्यों, मतलब वो उसके मन में डर रहता है कि सर्जरी से चीरा लगेगा, ब्लीडिंग होगा, क्या मैं बच पाऊंगा कि नहीं, या कॉम्प्लिकेशंस अगर हो गए तो। इट इज़ ए कॉमन, ये फीलिंग होती है हर 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 पेशेंट के मन में। पर जब हम उसको एक ऑप्शन बताते हैं कि अब हम बिना सर्जरी के उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वो उसको कंसिडर करने लगता है। वो सोचता है कि अगर बिना सर्जरी के कोई प्रोसीजर हो सकता है और सेम मेथड से, और ऑर्गन को निकालना भी नहीं है, सर्जरी करके ऑर्गन को बाहर भी नहीं करना है, बिना कोई सर्जरी के किसी तरीके से हम अगर उसको ट्रीट करते हैं तो वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। पर हाँ, देर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी काफ़ी। जैसे किसी भी पेशेंट अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता है वो सीधा गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएगा कि मुझे फाइब्रॉइड्स, एंड गायनिकोलॉजिस्ट विल एडवाइस कि इसको यूट्रस को निकाल दें या सर्जरी करके फाइब्रॉइड्स को निकाल दें। दे विल नेवर गेट टू नो कि अब हम बिना सर्जरी के भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि गायनिकोलॉजिस्ट उनको कभी नहीं बताएंगे कि एक ऑप्शन होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसके माध्यम से मैं लोगों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूं कि अब ऐसे बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं जिसको हम बिना सर्जरी के कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको पता हो तो हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा है, जीबी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको टीबी के बाद 15-20 साल तक काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि टीबी की वजह से कफ से ब्लड आने लगता है, जिसको कहा जाता है हीमोप्टिसिस। उसको सोचते हैं कि अब कैसे ट्रीट करें, उसको दवाइयाँ देते रहते हैं, थोड़े दिन तक ठीक रहता है, फिर वापस से हीमोप्टिसिस हो जाता है। तो उसको भी अब हम नलियों के द्वारा, कैथेटर्स के द्वारा उन नलियों को बंद कर देते हैं जो नलियाँ ख़राब हैं, क्योंकि ये सारे जो सिम्टम्स, सारी जो खेल है शरीर में, वो सब खून की नलियों से ही रिलेटेड होता है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गन हो। और अगर हम खून की नलियों को टारगेट करें तो हम बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि 100% लीवर ट्रांसप्लांट हम नहीं कर सकते, लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन करेगा। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, नाक का फ्रैक्चर हुआ है, ये बोन का फ्रैक्चर हुआ है, उसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता। पर शरीर की ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसको हम बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। सर बहुत बार ना एज के साथ लोगों के पैरों में, स्पेशली जो बुजुर्ग होते हैं, उनके घुटनों में, उनके तलों में दिक्कत आ जाती है।
और बहुत बार जो है डॉक्टर्स फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको चेंज करना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी, जिससे कि क्योंकि एज ए मैं मतलब किड भी देखूँ तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पेरेंट को उस एज में जहाँ पे हीलिंग एंड सारी चीज़ें स्लो हो जाएं वहाँ पे हम ऑपरेशन या सर्जरी में डालें। तो क्या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में भी कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे कि ये सब चीज़ें ट्रीट की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है एज के साथ, कहा जाता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें नी जॉइंट में स्पेस कम हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियों में स्पेस ख़त्म हो जाता है। और मैक्सिमम पेशेंट्स ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं क्योंकि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और वो उनको एडवाइस करते हैं नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें चीरा लग के, अनेस्थीसिया दे के, पूरा सुला के सर्जरी होती है। दैट इज़ अ मेजर सर्जरी। और बहुत सारे पेशेंट्स उस नाम को ही नी रिप्लेसमेंट सुन के ही डर जाते हैं और वो नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते और ज़िंदगी भर उसी दर्द के साथ जीते हैं। जी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से अब हम बिना सर्जरी किए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन होता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को मेन दिक्कत क्या होता है? मेन दिक्कत उसको यही होता है कि चलते हुए दर्द होना, चढ़ते हुए दर्द होना, बैठ नहीं पाना, घुटनों में दर्द होता है, उसी वजह से वो तकलीफ़ में रहता है। हमारा मेन एम होता है कि हम उस किसी भी तरीके से बिना सर्जरी के उस पेन को ख़त्म कर दें। तो हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें वही हम हाथ या पैर में सुई के रास्ते से कैथेटर के थ्रू जो नी को सप्लाई करने वाली खून की नलियाँ हैं उनमें दवा डाल के उस पेन को ख़त्म कर देते हैं। या फिर हम जेनिकुलर नर्व ब्लॉक करते हैं, नर्व्स जो वहाँ पे सप्लाई करने वाली हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि पेन जो होता है, पेशेंट जिस मेन कंडीशन की वजह से पेशेंट परेशान रहता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई काटा-पीटी नहीं, मॉर्निंग में एडमिट किया, बिना एनेस्थीसिया के, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं सिर्फ वहाँ पे जहाँ से हम एंटर करते हैं सुई से, लोकल एनेस्थीसिया देके तार और कैथेटर्स के माध्यम से हम नी जॉइंट पे जाके उनकी सप्लाई में दवा डाल के पेन को ठीक कर देते हैं और शाम तक डिस्चार्ज भी कर देते हैं। अगले दिन से पेशेंट अपना रूटीन काम फिर से शुरू कर सकता है और वो चीज़ बिल्कुल से रिकवर हो जाएगी। पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितने दिन से रिकवरी में लगता है? यूजुअली जो लिटरेचर कहता है कि 3 वीक्स में पेशेंट का पेन काफ़ी बेटर हो जाता है और पेशेंट अपने रूटीन काम शुरू कर सकता है। तो जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक आधुनिक तरीका है और अब विश्व में काफ़ी जगह जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन से पेशेंट को पेन रिलीफ में काफ़ी मदद मिलती है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन ने नी रिप्लेसमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हो। ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिसमें नी रिप्लेसमेंट कराना रहता है, पर मैक्सिमम केसेस में हम जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन के थ्रू पेशेंट के पेन को ठीक कर सकते हैं। सर एक चीज़ बताइए कि जैसे ना बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे डायबिटिक लोगों की मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि अगर उनको ऑपरेशन या ये चीज़ करिए थोड़ा हीलिंग स्लो होता है, तो क्या ये जो हमारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, उनकी सर्जरी में बहुत हेल्पफुल है? बिल्कुल सही। मानवेंद्र, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप देखें आज के इस ज़माने में तो मैक्सिमम पेशेंट में बीपी बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज़ रहता है, बहुत कॉमन है। और ऐसा 100 में से आप 80 लोगों को देख सकते हैं कि शुगर है, बीपी है, जी सर। कभी पहले हार्ट सर्जरी हुई है। तो ऐसे केसेस में वो कोई भी बड़ी सर्जरी अगर कराता है तो बहुत रिस्क रहता है उसको। ऐसी बहुत सारी सर्जरीज़ के लिए वो हाई रिस्क पेशेंट हो जाता है। इवन जो सर्जन होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि भाई आपकी हाई रिस्क सर्जरी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, शुगर है, हार्ट की कंडीशन है, तो आपकी सर्जरी हाई रिस्क हो गई है। बेटर है कि आप सर्जरी ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें प्रोस्टेट की। ठीक है सर। अगर प्रोस्टेट की बात करें, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कार्डियक डिजीज़ है और उसको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और उनको पेशाब की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे केसेस में जो यूरोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन जो TURB करते हैं, प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं, वो भी हाई रिस्क सर्जरी हो जाती है, क्योंकि उसमें अनेस्थीसिया, जनरल अनेस्थीसिया में किया जाता है और जनरल अनेस्थीसिया के अपने कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इतनी सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। ऐसे केसेस में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से हम लोकल एनेस्थीसिया में बिना कोई रिस्क के उसको ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट को बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे शरीर की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसको हम सिंस बिना सर्जरी के कर रहे हैं, बिना कोई चीरा लगाए कर रहे हैं, बिना कोई एनेस्थीसिया दिए कर रहे हैं, इसलिए रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस सब ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, पेशेंट जिनको प्रीवियस हार्ट डिजीज़ होती है, उनमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। सर क्या एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो होते हैं, जैसे कि
बहुत लोग अपने अपने अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स लेती हैं, फीमेल्स भी लेते हैं, तो क्या उसमें भी ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का हेल्प मिल सकता है? जी हाँ, जैसे बहुत सारी फीमेल एक्टर्स होती हैं जिनको पैरों में वेन्स होती हैं, वेरिकोसिटीज़ होती हैं, स्पाइडर वेन्स होती हैं, उस वजह से पैरों में एस्थेटिक प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केसेस में हम लेज़र अब्लेशन या स्क्लेरोथेरेपी से उन वेन्स को हटा सकते हैं, बिल्कुल छुपा सकते हैं, ताकि जो एस्थेटिक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एक्टर्स या मॉडल्स की जो पैरों में मैन में सर एस्थेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं। गायनोकमेस्टिया होता है सर, मैन भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गायनोकमेस्टिया से परेशान रहते हैं। मेरे अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर का ही पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि बहुत लोग सिर्फ वो चीरा लगाने के डर से नहीं कराते हैं कि वो चीरा लगेगा तो चीज़ें करेंगी, तो क्या वो भी है हमारे इसमें? नहीं, गायनिकोमेस्टिया इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय प्लास्टिक सर्जन्स, और गायनिकोमेस्टिया में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का सच कोई रोल नहीं है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, तो अगर एस्थेटिक्स की बात हुई है तो गले में कभी कभी स्वेलिंग रहती है, थायराइड नोड्यूल। जी जी। बहुत कॉमन कंडीशन है कि बहुत सारे यंग फीमेल्स जिनमें थायराइड नोड्यूल होता है, जिस वजह से गले में स्वेलिंग होती है, और वो कॉस्मेटिकली बहुत ट्रबल करता है उस पेशेंट को। वो किसी भी तरीके से उसको छुपाने की कोशिश करती हैं, या फिर पार्टीज़ में जाने से डरती हैं, या फिर किसी सोशल गैदरिंग्स में जाने से डरती हैं, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब लगता है। उसमें दिक्कत ये होती है कि उसका एकमात्र पहले ट्रीटमेंट होता था कि सर्जरी से चीरा लगा के उस नोड्यूल को निकाल दिया जाए, उस गांठ को निकाल दिया जाए, तो थायराइड में है। पर उस वजह से एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी कि वो चीरा जो लगाया वो ज़िंदगी भर स्कार मार्क रहता था, और फिर वही प्रॉब्लम कि कॉस्मेटिकली वो बहुत ख़राब लगता था, तो पेशेंट फिर उसको छुपाए रखता था। उससे एक और प्रॉब्लम ये होता था कि जब थायराइड को आप निकाल देते हैं तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, हार्मोन की, तो ज़िंदगी भर वो दवाई भी लेनी पड़ती थी। पर अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से हम अल्ट्रासाउंड की मदद से एक छोटी सी सुई उस नोड्यूल के, जो थायराइड ग्लैंड है, उस नोड्यूल के अंदर ले जाके उस नोड्यूल को हीट एनर्जी देके उसको जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एक बार उसको जला दिया तो नोड्यूल श्रिंक होके ख़त्म हो जाता है, स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, और कोई स्कार मार्क भी नहीं रहता, क्योंकि हम एक छोटी सी निडल से जाते हैं। 2 दिन बाद वो मार्क जो निडल का होता है वो भी दिखना बंद हो जाता है। तो कॉस्मेटिकली अगर हम बात करें तो हाँ, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है पैरों में वेरिकोज वेन्स के लिए। थायराइड नोड्यूल जो काफ़ी कॉमन है, उसमें भी हम बिना सर्जरी के उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि कॉस्मेटिकली ट्रबल ना हो पेशेंट को। सर जैसे इंश्योरेंस की भी आप इसी में बात करते हैं, जैसे बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या इंटरवेंशनल जो रेडियोलॉजी का अगर हम टेक्निक यूज़ करें तो वो हमारा कवर होगा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो इंश्योरेंस कंपनी अग्री नहीं करती कि भैया ये अलग टेक्निक यूज़ हो रही है, तो क्या अपने वाले में सर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है? जी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के हर प्रोसीजर में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर इंश्योरेंस कंपनी, कभी कभी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंश्योरेंस क्लेम्स में बहुत प्रॉब्लम करती है, पर अदरवाइज मैक्सिमम कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं वो सारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स को इंश्योरेंस क्लेम में एक्सेप्ट करती है। तो हाँ, क्योंकि ये सारे जो हमारे प्रोसीजर्स हैं दे आर FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर्स, ये वाइडली यूज्ड प्रोसीजर्स है, वाइडली डन प्रोसीजर्स हैं, तो ये सारे अब अप्रूव्ड है। सर मैं इसी पे आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपको लगता है क्या कि सर हर इंसान को हमारे देश में एक हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत ज़रूरी है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि अब इस ज़माने में आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आपका बिल बहुत ज़्यादा होता है। और वो इसलिए भी क्योंकि आजकल जो कंडीशंस हो चुकी हैं, पेशेंट काफ़ी ख़राब हालत में आते हैं। तो जब मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा देखता हूँ जिनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, और वो काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, या तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और इस वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और आपको अच्छी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ऐसी कंपनी जो आपके सारे प्रोसीजर्स को कवर कर सके। तो आपको अच्छे से पहले देखना रहेगा, जानना रहेगा कि ये इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या कवर कर रही है। आपको पता करना चाहिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी कितना मार्केट में कितना गुडविल है, क्योंकि ऐसी अलग कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो कवर नहीं करती, जो कोई मेथड निकालती है इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए। तो आपको डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। आप जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आप जैसे ऑफिस में जाते हैं, आप जैसे काम करते हैं, वैसे ही आपको हर 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 पेशेंट को, हर
इंडिया के हर बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए क्योंकि वही आपके पॉकेट को फुल रखेगा, वही आपकी ज़िंदगी को संवारेगा, क्योंकि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर जैसे ना मैं आपसे इसी पे क्वेश्चन और पूछूंगा कि बहुत बार ना हम लोग ये प्लान ऐसा सोचते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को सुनते हैं देखते हैं, जैसे कार्डलेस पेमेंट है, ये है, और बहुत टीवी में प्रचार आता है। किसी कंपनी की हम स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, बट अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब मुझे वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो तभी पता पड़ेगा कि जब भगवान करे कोई ऐसी कंडीशन ना आए, बट आए। तो आप क्योंकि इसी लाइन में हैं, तो आप ये मानते हैं कि जो अच्छी कंपनियां हैं और जो कार्डलेस और ये सब चीज़ें देती हैं, जो बोलती हैं, वो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड भी वो चीज़ें हो जाती हैं कि आप मोस्ट ऑफ द चीज़ों में देखते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है? देखिए, मैंने देखा है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डेफ़िनेटली आपके पेपर वर्क्स फुल होने चाहिए। आपने जो कुछ-कुछ कंडीशन होती है, जैसे डायबिटिक हैं या कुछ कंडीशन हाइपरटेंसिव है, अल्कोहलिक हैं, तो आपको अपने सिचुएशन ज़रूर ड्यूरिंग आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको अपनी कंडीशन ज़रूर बतानी चाहिए कि भाई मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव हूँ, ताकि वो इंश्योरेंस उसको ध्यान रखे, कंपनी को पता रहे कि ये इनको डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि लोग छुपाते हैं अपनी डिजीज़ को, और जब अपनी डिजीज़ को छुपाएँगे और जब कभी किसी कारण से अस्पताल में एडमिट होते हैं, तो अस्पताल में तो सारी कंडीशंस लिखी जाती है कि ही इज़ अ डायबिटिक, ही इज़ अ हाइपरटेंसिव, और जब वो क्लेम में जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को अपनाती नहीं है, मानती नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि पेशेंट ने छुपाया है कि वो डायबिटिक था या हाइपरटेंसिव था। तो आपको अपनी डिजीज़ के बारे में सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी को बता के ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी कंपनीज़ डेफ़िनेटली, अगर आपका इंश्योरेंस आपने किसी अच्छी कंपनी से लिया है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड अस्पताल भी आपका सपोर्ट करता है। अस्पताल कोई भी क्वेश्चंस, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जब लेती है तो कुछ-कुछ सवाल पूछती है अस्पताल से कि इनको ये है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जो अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो हर चीज़ का जवाब देते हैं ताकि इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए पेशेंट को। सर एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत बार ना जब डिटेल ली जाती है तो उसमें ये रहता है कि ओकेजनल ड्रिंकिंग, ओकेजनल स्मोकिंग, ये चीज़ें। तो मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका रोड में एक्सीडेंट हो गया और मे बी उसने उस दिन ड्रिंक किया था, बट ही वॉज नॉट ड्राइविंग, ही वॉज जस्ट सिटिंग अराउंड, और उसने लिखा था अपने उसमें ओकेजनल ड्रिंकिंग पर टिक लगाया था, तो ऐसे केसेस में उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा? हाँ, अगर उसने लिखा है कि ही इज़ अ ओकेशनल अल्कोहलिक तो डेफ़िनेटली अच्छी कंपनीज़ उसका इंश्योरेंस क्लेम देगा। डेफ़िनेटली। वो सर कहते भी है ना कि एक एक बड़ी बीमारी लगती है परिवार में किसी को, मतलब नॉर्मल से सड़क पे लाने में, क्योंकि आजकल जो आप बता रहे हैं, क्योंकि इतनी ट्रीटमेंट कॉस्टली हो गई हैं, चीज़ें भी कॉस्टली हो गई हैं, और ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें जब कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है तो थोड़ा बहुत उसका कॉस्टिंग रहेगा ही। तो ये ज़रूर है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में सभी को लेना चाहिए। बिल्कुल, मानवेंद्र, यू आर वेरी राइट। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है और इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। हेल्थ इंश्योरेंस प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि डिज़ीज़ कब आ जाएगी, आपको नहीं पता कि आज आप ठीक हो और कल आपको क्या हो जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, और जितना जल्दी करें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी हेल्थ में तो हेल्थ इंश्योरेंस इमीडिएटली काम करता है, पर कोई-कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो कवर करता है। तो डेफ़िनेटली आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी करवा लेना चाहिए ताकि आपकी सारी डिज़ीज़ कवर्ड रहे। सर क्या ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है ये एक लाइफ सेविंग ब्रांच है? जी, बिल्कुल। सो जब मैंने इस अस्पताल को जॉइन किया था 8 साल पहले, तो काफ़ी कम अवेयरनेस थी। इवन डॉक्टर्स, आप देखेंगे कि बहुत सारी स्पेशलिटी जो होती है उनको पता ही नहीं रहता है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी कम अवेयरनेस थी। आई सेड कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक लाइफ सेविंग ब्रांच भी है। आई विल बी अवेलेबल 24/7। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। स्ट्रोक टाइम नहीं देता। स्ट्रोक रात को 2 बजे भी आएगा, सुबह 3 बजे भी आएगा, कभी भी आ सकता है। स्ट्रोक में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से हम बिना सर्जरी के क्लॉट निकाल के पेशेंट को बचा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट कभी-कभी इतना ज़्यादा मुंह से ब्लड लेके आते हैं कि बिल्कुल ऐसा सीवियर कंडीशन में, एक इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं। उसमें भी हम इमीडिएटली उनका प्रोसीजर करके उनकी सप्लाई को बंद करके ब्लीडिंग बंद करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट लैट्रिन से ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, ऐसी बहुत इमरजेंसी कंडीशंस में भी आते हैं। उनमें भी हम इमीडिएटली उस नस को बंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी पैर की नस बंद हो गई है और पैर काला होने लगा है। हमें इमीडिएटली पैर को बचाने के लिए उस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो रात को 2-3 बजे आते हैं,
पैर में सप्लाई बंद हो जाती है, पैर काला बनने लगता है, पैर में ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगा है, पैर को बचाना है, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में भी हम उस क्लॉट को निकाल लेते हैं ताकि पैर बचा पाएँ। तो ऐसी शरीर की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सिर्फ ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें इलेक्टिव प्रोसीजर्स हो, इट्स एन इमरजेंसी ब्रांच टू। किसी भी केस में हमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और हाँ, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो होता है उसको 24/7 अवेलेबल होना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। सर जैसे आपने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया, तो इंडिया में अगर किसी को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एज ए डॉक्टर बनना है तो क्या प्रोसेस रहती है? सो एक्चुअली सबसे पहले आप MBBS करते हैं, MBBS के बाद आप MD इन रेडियोलॉजी करते हैं। ओके। MD इन रेडियोलॉजी आप करते हैं। रेडियोलॉजी एक बहुत ही ऊपर जाने वाली ब्रांच है, अच्छे रैंक होल्डर्स को रेडियोलॉजी मिलता है। MD इन रेडियोलॉजी करने के बाद आप सुपर स्पेशलिटी करते हैं, फेलोशिप्स करते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की। हमारे देश में अब सुपर स्पेशलिटी आ चुका है, DM इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी या DRNB इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जो 3 साल का कोर्स होता है। या आप फेलोशिप्स कर सकते हैं, हमारे देश में बहुत सारी अब फेलोशिप स्टार्ट हो गई है 1 या 2 साल की, जिसमें आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की तकनीक सीख सकते हैं और अपना फिर आगे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में। सर रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या अंतर होता है? सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक रेडियोलॉजी का सब स्पेशलिटी ही है। हम रेडियोलॉजी में क्या क्या सीखते हैं? अल्ट्रासाउंड, CT, MRI। अल्ट्रासाउंड, CT, MRI से हमें पूरे शरीर की एनाटमी पता चलती है कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या ऑर्गन है, क्या मसल है, क्या सप्लाई है। तो रेडियोलॉजी से हम पूरे शरीर की सप्लाई, पूरे शरीर के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं अल्ट्रासाउंड, CT, MRI के माध्यम से। और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में उन्हीं माध्यम से, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI की हेल्प से, और DSA एक और ऐड हो जाता है, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जो कैथ लैब होती है, जिसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अपना प्रोसीजर करता है कैथ लैब। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट अपने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कैथ लैब में करते हैं, हम भी हमारे प्रोसीजर्स कैथ लैब में करते हैं। तो हमारे लिए ये फ़ायदा है एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कि हमें अल्ट्रासाउंड, CT, MRI आता है, तो हम अल्ट्रासाउंड, CT, MRI की मदद से बहुत सारी सर्जरीज करते हैं। हम फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ब्लीड के साथ आया या कोई पेशेंट स्ट्रोक के साथ आया, तो हम खुद ही CT स्कैन देख सकते हैं कि स्ट्रोक में ब्लॉकेज कहाँ पे है। हमने खुद ने CT स्कैन देखा और अब हम खुद ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैथ लैब में ले जाके पेशेंट का क्लॉट निकालेंगे। तो रेडियोलॉजी से हमें मदद मिलती है कि शरीर के सारे ऑर्गन्स, शरीर की सारी खून की सप्लाई, और अल्ट्रासाउंड की मदद से, CT, MRI की मदद से हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड शरीर में हर ऑर्गन का हो सकता है, जैसे थायराइड का अल्ट्रासाउंड हुआ। तो अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में वो कैसे मदद करेगा? तो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से ही ट्रीटमेंट करते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से ही सुई के थ्रू थायराइड के अंदर जाके उस गांठ को जला देते हैं, तो हमें अल्ट्रासाउंड की मदद लेनी पड़ी। ऐसे ही लीवर के बारे में डिस्कस करूंगा कि लीवर में कैंसर होता है, जिसे बोलते हैं लीवर कैंसर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब उसको भी हम बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम एक निडल ले जाते हैं अंदर, उसको बोलते हैं माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी निडल। उस निडल के थ्रू अल्ट्रासाउंड की मदद से उस लीजन के अंदर जाके उसको ख़त्म कर देते हैं हीट एनर्जी देके। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से हमने थायराइड, लीवर की गांठों को ख़त्म किया, उसमें अल्ट्रासाउंड की मदद ली। अब CT स्कैन की जैसे लंग के कैंसर हुआ, लंग में कोई ट्यूमर है या किडनी में कोई ट्यूमर है, उसको भी हम CT स्कैन में पेशेंट को लिटा के CT स्कैन के गाइडेंस में निडल ले जाके उन ट्यूमर्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI अगर हमें अच्छा आता होगा तभी हम एज ए गुड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बन पाएंगे। तो मेरा कहना रहता है, वन हु इज़ अ गुड रेडियोलॉजिस्ट विल बिकम ए गुड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर आप अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हो, आपने अच्छे से अल्ट्रासाउंड, CT, MR का आपको नॉलेज है, अगर आपने अच्छे से अल्ट्रासाउंड, CT, MRI सीखा है, तभी आप अच्छे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बन पाएंगे। सर किसी को अगर आपसे ट्रीटमेंट लेनी हो तो वो कहाँ पे आ सकता है? मैं अपोलो मेडिक्स, जो लखनऊ का सबसे पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल था, अपोलो मेडिक्स, पिछले 8 साल से मैं वहीं पे कार्यरत हूँ। अपोलो मेडिक्स में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। आई एम द HOD ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एट अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ। और वहाँ पे मैं 24/7 रहता हूँ। हालांकि मेरा टाइमिंग 9 to 5 होता है, बट आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर ऑल द इमरजेंसी प्रोसीजर। आप आस ही पास रहते होंगे सर फिर हॉस्पिटल? मैं वृंदावन योजना, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। पर हाँ, किसी भी कोई सा भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो मेरी टीम है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की, जो हम 3 लोग हैं। देयर आर 2 कंसल्टेंट्स, आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट। तो हमारी टीम है जो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहता है।
सर कोई ऐसा केस बताइए जो आपको याद हो, मतलब बहुत तगड़ा आपने कुछ, मतलब जैसे ऑफ कोर्स एज ए डॉक्टर आप हर बंदे की लाइफ बचा रहे हैं, हर बंदे की लाइफ में कर रहे हैं, बट कोई ऐसा केस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा और आपने वो कर दिया हो तो आपको लगा हो कि हाँ यार। सो एक पेशेंट था, ही वॉज बेसिकली फ्रॉम पुणे, और वो आईआईएम लखनऊ में आए थे फॉर सम वर्क। जब आईआईएम लखनऊ में आए तो उनको सीवियर हेडेक हुआ वहाँ पे, इतना सीवियर हेडेक हुआ दैट इज़, वो मैं बाद में बताऊंगा, इट इज़ कॉल्ड द वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ। इतना सीवियर हेडेक हुआ कि वो वहाँ से निकले, ऑटो में बैठे, और ऑटो वालों को बोला कि मुझे कोई अस्पताल में ले जाओ। ऑटो कोई अस्पताल में उनको ले गया, और वो अस्पताल में करीब 6-7 घंटा हो गया था, वो किसी अस्पताल में थे। उनकी जो वाइफ थी वो पुणे से सीधे फ्लाइट से आ रही थी। जो वाइफ थी उनके पास में एक बंदा बैठा था। ऐसे ही उनका डिस्कशन शुरू हुआ कि मेरे पति को हेडेक हुआ, वहाँ पे सीटी स्कैन कराया है, उसमें पता चला है कि ब्रेन में कोई गुब्बारा है, एन्यूरिज्म है, और वो फट गया है जिस वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया है। ऐसा डिस्कशन पास वाले बंदे के साथ हुआ। पास वाला बंदा जो था वो मेरा एक पेशेंट था जिसको मैंने पहले ट्रीट किया था, उनको मुंह से ब्लीडिंग होता था, वो मैंने बंद किया था। ही सेड कि आप सीधे अपोलो मेडिक्स ले जाओ, आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंड दैट पेशेंट, जो फीमेल पेशेंट, जो सॉरी उनकी वाइफ थी, उन्होंने मतलब एयरपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले उन्होंने सर्च फाइंड किया मेरा नाम, और उनसे भी नंबर ले लिया था, और मुझे कॉल किया। रात को शायद 12-1 बजी थी। उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मेरे हस्बैंड हैं, उनको ब्रेन में एन्यूरिज्म है, और वो एक अस्पताल में एडमिट हैं, और वहाँ पे उन्होंने हायर सेंटर ले जाने को बोला है, तो क्या करें। मैंने बोला आप सीधे ले आइए, मैं भी अस्पताल पहुँचता हूँ, आप भी अस्पताल ले आइए उनको, मैं उसी वक्त उनको देख लूँगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा हम करेंगे। वो अस्पताल आए, उनका सीटी एंजियो जो बाहर से हो रखा था मैंने देखा, बड़ा सा गुब्बारा था, एन्यूरिज्म था, एंड ही वाज इन अनकॉन्शियस स्टेज। मतलब जिस अस्पताल से वो आए थे उन्होंने बोला था कि इनकी हालत बहुत नाजुक है एंड ही विल नॉट गिव एनी टाइम, हालत बहुत ही ख़राब है। सो आई सेड कि हम अभी करेंगे, हम एन्यूरिज्म को अभी ट्रीट करेंगे। हम एन्यूरिज्म, ब्रेन के एन्यूरिज्म को कॉइलिंग से ट्रीट करते हैं, जो उसमें खून के नसों के थ्रू जाके उस एन्यूरिज्म को हम कॉइल से बंद कर देते हैं। तो आई सेड कि हम अभी करेंगे ये कॉइलिंग, आप चिंता मत करिए। एंड उसी रात को हमने उनका कॉइलिंग किया। दिस पेशेंट टुक टाइम, 2-3 दिनों तक तो वो बेहोश ही रहे, कोमाटोस स्टेज में रहे, और देन उनका धीरे धीरे होश आने लगा, एंड आफ्टर 10 डेज हमने उनको डिस्चार्ज किया। द गुड पार्ट वॉज कि जब हमने उनको डिस्चार्ज किया, ही वॉज वेल हेल्दी, उनके हाथ पैर सब ठीक थे, वो अच्छे से बात कर रहे थे। ही वॉज ए यंग मैन, ही वॉज ए यंग चैप। आज की मैं बात बताऊं तो दैट जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने मुझे अपना ब्रदर बनाया, और हर राखी पे वो आती हैं, कभी कभी मैं भी जाता हूँ उनके पास, एंड दैट इज़ हाउ इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर कि किसी पेशेंट की आप जान बचा लेते हैं। और मैं इतना इमोशनली अटैच्ड हो गया था उन 10 दिनों में उनकी फैमिली से, क्योंकि ऐसे बार बार मोमेंट्स आए हैं कि पेशेंट 3 दिन तक आँख नहीं खोल रहा है। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको मतलब अपनी तरफ से बोल रहा था कि आप चिंता मत करिए, हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, पर उनको समझाना बहुत मुश्किल था। शी वॉज अलोन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं अस्पताल में 20-20 घंटे बैठा रहता था, कभी उनको देखता रहता था। उनकी वाइफ हमेशा बाहर बैठी रहती थी, मैं बीच बीच में उनको जाके एक इमोशनल सपोर्ट देता था कि आप चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएंगे। और किसी आजकल ऐसा होता है कि ऐसा हो भी चुका है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको लगता है कि डॉक्टर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं, डॉक्टर्स कुछ भी गलत ट्रीटमेंट करते हैं, ये अस्पताल तो है ही ऐसा, इसमें पेशेंट मर जाते हैं, मरने के बाद भी ये ट्रीटमेंट चालू रखते हैं, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है। पर एज ए डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि हम कोशिश करते हैं, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हम बने ही इसीलिए, हम कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। हम किसी का पेशेंट का बिगाड़ के क्या करेंगे, हमारा मेन होता है कि हम अपना मैक्सिमम दें। ऐसा नहीं होता कि हर बार हम सक्सेसफुल रहते हैं, कभी कभी वी सी कि हमारे प्रोसीजर के बाद भी पेशेंट सर्वाइव नहीं करता, पेशेंट कभी कभी इतनी ख़राब हालत में होता है। पर जितना हमारे हाथ में होता है, जितना हम सपोर्ट दे सकते हैं फैमिली को, जितना हम सीखे हैं, जितना हमारी कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को ट्रीट करें, पेशेंट को ठीक करें। तो हाँ,
कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है जित दैट गिव्स अस इमेंस प्लेजर कि हाँ, वर्थ लगता है हमें कि हाँ, हमने जो डॉक्टर फील्ड में जाने की जो हमारा सपना था, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने ये क्या किया, पर मैक्सिमम टाइम आई फील कि हमने जिस फील्ड में जाने का अपना सपना था उसको पूरा किया, और हमें अच्छा लगता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है। एक अब ऐसा होता है कि कोई भी पेशेंट ठीक होके जाता है, मैं खुश होता हूँ। मैं मतलब क्योंकि हर तरीके से हम ट्रीट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट ठीक होता है, और वो बहुत सपोर्ट मिलता है हमको भी। पेशेंट जब खुश होके जाता है तो हमें बहुत हमें उनसे ज़्यादा खुशी होती है कि पेशेंट ठीक होके जाता है। ये एक सिचुएशन था जिसमें आज भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त में राखी थी तो वो यहाँ पर आई थी, तो आज भी ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बन चुके हैं, बहुत सारे पेशेंट से रिलेशंस बन चुके हैं कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे सामने बच नहीं पाते, पर वी डू आवर बेस्ट, जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। सर डॉक्टर की क्या फीलिंग होती है जब कोई पेशेंट जो है, मतलब ऐसे मैं और डॉक्टर समाज आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई पेशेंट आपके सामने दम तोड़ देता है और आपने पूरी कोशिश करी होती, सामने फैमिली वाले हैं, वो भी इमोशनल हो रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर सर क्या चल रहा होता है दिमाग में? सो वी ट्राई आवर बेस्ट। मैं जो भी मेरा पेशेंट, मुझे लगता है कि हमें शुरुआत में समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, ये कुछ भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। जैसे इस पेशेंट के बारे में बताया था, मुझे भी डाउट था। हमने कॉइलिंग तो कर दिया, हमने पेशेंट की ब्लीडिंग की जो कारण था उसको तो बंद कर दिया, पर ऑलरेडी जो ब्लीडिंग होती है वो ब्रेन को बहुत डैमेज पहुंचा चुकी होती है। तो मुझे भी डाउट रहता है कि अब क्या होगा। कभी कभी ये मेरे मन में भी रहता है कि ये किस सिचुएशन में बेटर होगा, पर मैं मेरी तरफ से ये सपोर्ट दे सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है पेशेंट बेटर हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो 3 दिन कोमाटो स्टेज में रहा था, तो कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या उनके रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि पेशेंट तो ऑलरेडी मर चुका है फिर भी आपने वेंटिलेटर पे रख रखा है। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं, आई ट्राई टू काउंसिल द फैमिली फर्स्ट कि देखिए हालत बहुत ख़राब है, बट डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा, मेरे बस में जितना है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको ट्रीट कर सकूँ, मैं उनको ठीक कर सकूँ। पर हाँ, डेफिनेटली डेथ इज़ ए पार्ट एंड पार्सल। बहुत सारे पेशेंट्स, मैंने जो बताया कि होता है कि पेशेंट नहीं बच पाते, उनकी कंडीशन इतनी सीवियर रहती है, तो आई ट्राई टू काउंसिल द फैमिली। मैं अपने पेशेंट के रिलेटिव से कभी हटता नहीं हूँ। अगर पेशेंट चाहे ठीक हो या पेशेंट की हालत चाहे ख़राब हो, आई एम ऑलवेज विद दम। मैं डे 1 से लेके एंड तक उनको काउंसिल करता हूँ, उनके साथ बैठा रहता हूँ, उनको हर सिचुएशन बताता हूँ। और जब पेशेंट की डेथ होती है तो मुझे उतना उससे ज़्यादा बुरा लगता है। डेफिनेटली फैमिली के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज होता है, पर सिमिलर स्टेज मेरी होती है। आई डू नॉट स्लीप फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज कि कैसे पेशेंट को बचाएं, नेक्स्ट में किस तरीके से हम और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम और बेटर कर सकते हैं। पर डेफिनेटली इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट येस, आई एम ऑलवेज विद दम, आई डू काउंसिल दम, आई डू सपोर्ट दम। और ऐसा अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पेशेंट रिलेटिव्स जो हैं वो ऐसा हो कि सर कुछ गड़बड़ तो हुआ है। नहीं, डेफिनेटली अगर आपकी काउंसलिंग सही होगी तो द रियलिटीज विल वॉक वे स्पीक टू यू। थैंक यू डॉक्टर अर्पित सर, आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाला और बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही। एक बहुत ही नया विषय हमारे साइंस का है, हमारे मेडिसिन मेडिकल साइंस का है, जो अभी मुझे जानने को मिला और इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही। एंड बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि हम जैसे ब्रेन की सर्जरीज कराते हैं, जैसे आपने एक टॉटिन का ही बोला, तो उन सबसे ये बहुत बेटर सिचुएशन है कि अगर आप बिना ज़्यादा सर्जरी के अपने आप को ट्रीट कर सकें। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। लास्ट में सर कुछ भी अगर आप हमारे दर्शकों को बोलना चाहें। सबसे फर्स्ट थिंग, अब बीमारी सिंस ओल्ड एज की नहीं रही है, अब यंग पीपल में भी बहुत सारी बीमारियां हो रही, जैसे स्ट्रोक हुआ, नसों की प्रॉब्लम हुई। अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम। बहुत कॉमन हो चुका है स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिन भर किसी जगह पर बैठे हुए, आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, जिस वजह से बहुत ही डिजीज़ेस पैदा हो रही हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब इसी का कारण है। फास्ट फूड लेना, अनहेल्दी डाइट लेना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये एक स्टेज तक आपको लगता है कि इससे क्या होगा,
पर नहीं, डेफिनेटली हम ऐसे बहुत सारे यंग पेशेंट भी देखे हैं जिनको स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से पैरों की नलियाँ बंद हो गई है। प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप अल्कोहल, हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। आप मॉर्निंग में वॉक करें, मॉर्निंग में थोड़ा खुद को टाइम दें, योगा करें, कुछ भी करें, पर अपने डिजीज़ को आप बचा सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। डेफिनेटली अगर आपको शरीर में कोई भी सिम्टम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आप उस अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने करीबी कोई भी डॉक्टर से आप मिलिए, क्योंकि आपको कुछ कुछ ना कुछ एडवाइस मिलेगा तो आप फॉलो करेंगे और आपकी डिजीज़ बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।